हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम एक चीज़ शुरू करेंगे कि रोज़ एक क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे यूपी पीएससी का जो जीडीसी का एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम अपना होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। उसका हम एक रोज़ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रोसीजर यही रहेगा कि मैं यहाँ इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को डिस्कस करूँगा, बट इस आंसर को डिस्कशन देखने से पहले आप क्या करें, आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने की कोशिश करें। जितनी भी आपकी नॉलेज है, आपने नेट क्वालिफाई किया है, आपने स्क्रीनिंग एग्जाम निकाला है, तो कुछ नॉलेज ज़रूर होगी। तो जितनी भी आपकी नॉलेज है, उस नॉलेज से अपने माइंड को रिकॉल करने की हैबिट डालने के लिए, अपने माइंड में हम डालते बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्क्रीनिंग एग्जाम में क्या होता है, अपने पास 4 ऑप्शंस होते हैं। उन 4 ऑप्शंस की मदद से हम उस चीज़ को रिकॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव में हमें रिकॉल करने का मौका नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आधा आधा मिनट तक, 30 सेकंड तक, और उसके बाद जो कुछ उसके बारे में याद आ रहा है, हमें जितना बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं हम उसको उतना लिखने की कोशिश करो। और उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखो और इसका आंसर के साथ अपने आंसर को मैच करो। तो ये एक्सरसाइज अगर हम रोज़ करेंगे या एक दो दिन में छोड़ के भी करेंगे, तो भी जब आपका एग्जाम होगा तब तक काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके होंगे और हमें एक अच्छा खासा आंसर लिखने का स्ट्रक्चर हमें पता चल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये यूनिट 3 से है, तीसरी इकाई से, जो तुलनात्मक राजनीति अपनी तीसरी इकाई है सिलेबस की, उससे ये क्वेश्चन है। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा की व्याख्या करें और इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें। यानी इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। नंबर 1, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा की व्याख्या करनी है हमें कि राजनीतिक संस्कृति है क्या चीज़, और दूसरी, इसकी प्रासंगिकता क्या है, आज के दिन इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्या यह आज के दिन रेलेवेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखते हैं हम, छोटा सा। राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो किसी समाज के राजनीतिक दृष्टिकोण, मूल्यों, मान्यताओं और व्यवहारों को दर्शाता है। यानी उस समाज के जो लोग हैं, उनके राजनीति के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, राजनीति के प्रति क्या मूल्य वो रखते हैं, या क्या मान्यताएं रखते हैं, या राजनीति के प्रति क्या व्यवहार रखते हैं, उसको दर्शाता है। वो होता है पॉलिटिकल कल्चर। उस समाज की राजनीतिक संस्कृति ऐसी है। संस्कृति हम जानते हैं कि रहने सहने का, सोचने विचार करने का तरीका क्या होता है, वो संस्कृति होती है। लेकिन राजनीतिक संस्कृति का मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण हमें देखना है कि वहाँ के लोगों का राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा है। तो हमने एक बेसिक सी इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसके बाद बताएंगे। यह अवधारणा बताती है कि विभिन्न समाजों में राजनीतिक प्रणाली को नागरिक कैसे देखते हैं और उसमें कैसे भाग लेते हैं। गैब्रियल ऑलमंड और सिडनी वर्बा। अब ये लिखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने स्क्रीनिंग में भी पढ़ा होगा, है ना। एक अच्छा आंसर हम तब लिख सकते हैं जब किसी स्कॉलर के साथ, स्कॉलर के व्यूज के सपोर्ट में, उसका सपोर्ट लेते हुए हम आंसर लिखते हैं। तो गैब्रियल ऑलमंड एंड सिडनी वर्बा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सिविक कल्चर, जो 1963 में उन्होंने लिखी थी, इस अवधारणा को विकसित किया और इसे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बताया। तो ये हमारी होगी पूरी पूरी एक भूमिका, जिसमें हमने इसकी परिभाषा भी लिख दी है राजनीतिक संस्कृति की, और जो गैब्रियल ऑलमंड एंड सिडनी वर्बा की जो पुस्तक है द सिविक कल्चर, उसको भी मेंशन कर दिया है कि यहाँ से चीज़ की शुरुआत हुई है। अब राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, यानी जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट क्या है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, और दूसरा पार्ट है इसकी प्रासंगिकता। तो पहला पार्ट को हम अभी उत्तर करेंगे। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा वो क्या है। राजनीतिक संस्कृति उन मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों और भावनात्मक जुड़ावों को संदर्भित करती है जो नागरिकों के राजनीतिक दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं। यह समाज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, परंपराओं, शिक्षा प्रणाली और राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से निर्मित होती है। यह केवल राजनीतिक संस्थानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यापक सामाजिक मूल्यों से भी प्रभावित होती है। केवल राजनीतिक संस्थाएं नहीं देखी जाती इसके अंदर, वो संस्थागत उपागम होता है जिसमें सिर्फ राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं हम। लेकिन ये राजनीतिक संस्कृति है, वो राजनीतिक संस्थाओं तो देखती ही है, वहाँ की संस्थाएं तो देखती ही है, वहाँ के जो एमपीज एमएलए हैं उनकी संस्कृति देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो समाज में मूल्य कैसे हैं राजनीति को लेके, उससे भी प्रभावित होती है वहाँ की राजनीतिक संस्कृति।
अब गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्मा ने राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताए हैं। नंबर 1 परंपरागत, नंबर 2 अधीनस्थ, नंबर 3 सहभागी और नंबर 4 नागरिक राजनीतिक संस्कृति। यानी पैरोकियल राजनीतिक संस्कृति, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर और सिविक कल्चर। ये 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताए थे गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्मा ने। क्योंकि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अवधारणाएं पूछी गई हैं, तो नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। ये चीजें हमने स्क्रीनिंग एग्जाम में पढ़ी हैं, लेकिन मेन एग्जाम में आपको ये चीजें खुद लिखनी होंगी। आप ये देख के घबराए नहीं कि बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो आपको कम लिखने पड़ेंगे। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए, आप इसको पूरे टॉपिक को आप लिंक कर पाओ। वहाँ पे तो डेफिनेटली आप सिर्फ 4 ये पॉइंट लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। इसको इसके बारे में डिटेल में ना लिखोगे तो भी चल जाएगा, या डिटेल में 1-2 शब्द लिख दोगे तब भी चल जाएगा। जैसे परंपरागत राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसमें नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी बहुत कम होती है, इतना ही लिख दो बहुत है। आदिवासी समाजों या परंपरागत सामंती व्यवस्था में यह संस्कृति पाई जाती है। नंबर 1 है जहाँ पे भागीदारी बहुत कम होगी। नंबर 2 अधीनस्थ, यहाँ पे नागरिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता देते हैं लेकिन वे सक्रिय भागीदारी नहीं करते। नागरिक राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको तो मानते हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेंट नहीं होते इतने ज़्यादा। वो बस उनके अधीन रहते हैं कि उन्होंने चुन लिया, बस इतना ही बहुत है। अधिनायकतावादी अधिनायकवादी यानी अथॉरिटेरियन व्यवस्था में यह संस्कृति पाई जाती है। हम देखते हैं कि हिटलर के टाइम, मुसोलिनी के टाइम, भाई उनको मान्यताएं तो देती है, भाई ये हमारा पीएम है, हमारा राष्ट्रपति है, हमारा राजा है, जो भी मानेंगे वो उस कंट्री में जो भी चीज़ होगी, लेकिन उसमें उनको उनके पास पावर नहीं होती, जनता के पास पावर नहीं होती। तीसरा है सहभागी। सहभागी में जनता के पास भी पावर होगी। इसमें नागरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी करते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में संस्कृति पाई जाती है, जैसे भारत में है सहभागी। नंबर 4 होती है नागरिक राजनीतिक संस्कृति यानी सिविक कल्चर। यह उपरोक्त तीनों तत्वों का एक संतुलित रूप है। इसमें नागरिक जागरूक होते हैं लेकिन संस्थागत स्थिरता बनाए रखते हैं। पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में इसे आदर्श राजनीतिक संस्कृति माना जाता है। यानी पश्चिमी लोकतांत्रिक जो देश है, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे इसको सिविक कल्चर को माना जाता है, आदर्श माना जाता है। अब इसकी प्रासंगिकता देखते हैं। ये हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, प्रासंगिकता। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बस इतना लिख दिया हो गया, सेकंड पार्ट नहीं करते। तो अगर ये मान लो 10 नंबर का सवाल आएगा, इतना ही अटेम्प्ट करोगे, मान लो फर्स्ट पार्ट ही आपने अटेम्प्ट किया, तो 5 ही नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हो आप, 5 तो आपने पहले ही खो दिए हैं। यानी उस 5 में से मिलेंगे जो भी आपको मिलेंगे। फिर आप देखोगे भाई 10 में से मेरे तो 2 ही नंबर आए। एक्चुअली में 10 में से 2 नहीं आए, आपके 5 में से 2 आए हैं, बाकी 5 तो आपने छोड़ ही दिए। तो आपको पहले ये देखना, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं वो देखो। हो सकता है कई क्वेश्चन में 3 पार्ट भी आ जाते हैं, तो 3.5 या 3.25 नंबर के 3 पार्ट हो जाते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है, उस हिसाब से वो डिवाइड होंगे। ऐसा कोई लिखा नहीं होता कि ये पार्ट 4 का है, ये 6 का है। वो आपको समझना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है उससे। तो प्रासंगिकता देखते हैं। भाई राजनीतिक संस्कृति क्यों जरूरी है? लोगों में राजनीति के प्रति अच्छा दृष्टिकोण क्यों होना चाहिए? राजनीतिक मूल्य क्यों होने चाहिए? न्याय, बंधुता, है ना, लोकतंत्र, ये सब वैल्यूज क्यों होनी चाहिए जनता में? नंबर 1 लोकतांत्रिक स्थिरता आती है इससे, है ना। प्रासंगिकता क्या है? लोकतांत्रिक स्थिरता आती है। दूसरा, राजनीतिक समाजीकरण होता है। राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरचित करने में सहायक होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये वैल्यूज जाती हैं, राजनीतिक समाजीकरण होता है। तीसरा है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में उपयोगिता। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो इसको इस 3rd इकाई में डाला गया है, 3री इकाई में, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इसकी उपयोगिता है। एक देश से दूसरे देश की राजनीति को जब हम कंपेयर करते हैं तब ये उपयोगी है। हमें पता चलता है कि इस देश के लोग कौन सी राजनीतिक संस्कृति अपना रहे हैं। क्या ये सिर्फ सब्जेक्ट बन के रह गए हैं, या फिर ये सहभागी भी हैं, पार्टिसिपेंट भी हैं। नंबर 4 है आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास। यानी राजनीतिक संस्कृति यह निर्धारित करती है कि कोई समाज कितनी तेजी से राजनीतिक रूप से विकसित हो रहा है, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, आधुनिकीकरण कितना हो रहा है, उसका भी पैमाना यह राजनीतिक संस्कृति शो करती है। तो इसकी प्रासंगिकता है, इसकी वैल्यू है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है।
निष्कर्ष क्या देखेंगे हम? निष्कर्ष एक बैलेंस निष्कर्ष हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा। राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ये समझने में मदद करती है कि नागरिक और राजनीतिक संस्थाएं एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करती हैं। यह किसी देश की राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है। इसलिए समकालीन राजनीति में इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, विशेष रूप से उन देशों के संदर्भ में जो लोकतांत्रिक परिवर्तन और राजनीतिक विकास के दौर से गुजर रहे हैं। इतना बड़ा लिखना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन एक आपको बेसिक आइडिया लग गया। इस तरह से आपको निष्कर्ष भी लिखना है, चाहे 2 लाइन का भी आप लिखें, तब आपको क्वेश्चन पूर्ण दिखेगा, वरना एक अधूरापन दिखेगा उस आंसर के अंदर और उसके कारण आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे क्वेश्चन को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, टाटा।